बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज गर्मी की। आप देख रहे हैं मौसम बदल गया है ना, और गर्मी आपको इस तरह से महसूस हो रही है जैसे कि जून के महीने में शुरू में आपको होने लगती है, वो अभी से अप्रैल में फील हो रही है। हम बहुत एक्साइटेड थे कि अप्रैल में बारिशें होंगी और मौसम अच्छा रहेगा, और प्रेडिक्शन यही थी कि बारिशें होंगी और उसके बाद इस स्पेल के बाद एक और अगला स्पेल भी आएगा जो बारिशें बरसाएगा, तो अप्रैल अच्छा खासा गुजर जाएगा अच्छी ठंडी हवाओं के साथ। लेकिन एसी चलना शुरू हो गए हैं, कूलर चलना शुरू हो गए हैं, और हमने पिछले साल देखा था मानसून कुछ अर्ली आ गया था, कुछ पहले आ गया था। इस साल भी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो अर्ली आएगा, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि जो गर्मी है वो इतनी जल्दी आ जाएगी। गर्मी जरा जल्दी आ गई है, और दिन खास तौर पर दिन के औकात में जब आप बाहर निकलते हैं तो शदीद किस्म का आपको फील होता है कि टेम्परेचर शिफ्ट है जब आप किसी अंदर एसी वाली जगह से बाहर बात आपने की तो दिन का दौरानिया देखा आपने? दिन का दौरानिया भी तवील हो गया है, कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हम वो समर वेकेशन वाले टाइम में जाना शुरू हो गए। और 40 दर्जा जो हरारत है ना वो इस वक्त टच कर रहा है, 38 होता है, 40 होता है। मौसमियाती तगय्युरात जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं हमें, और इसकी प्रेडिक्शंस बड़ी पहले से की जा रही थी कि जब ये तब्दीलियां आएंगी और फिर महसूस होगा आपको कि जो मौसम है वो किस हद तक तब्दील हो गया है या किस तरह के असरात उसके ऊपर हो चुके हैं। तो जनाब, ये सारी सिचुएशन तो हमने डिस्कस कर ली है। एक चीज़ की आपने मेंशन नहीं किया, लोड शेडिंग थोड़ी कम हुई है, थोड़ा सी बेहतर ये रिलीफ है, ये चीज नजर ना लगाइएगा जी, वरना बहुत बुरा हाल हो रहा है लोगों का लोड शेडिंग के दौरान, और इतनी शिद्दत की गर्मी में बिल्कुल गुजारा मुमकिन नहीं हो पाता है। जनाब, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि खदशात और उम्मीदों के साए में जो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में दूसरे दौर के लिए, दूसरे मुज़ाकरात के दौर के लिए तैयारियां वो जारी हैं, और मुज़ाकरात कब होंगे, वफूद कब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये अभी तक जो है ना इसमें क्लैरिटी नहीं आई है सिचुएशन में। जंगबंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले अमेरिकी सदर का एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का उन्होंने ये फैसला किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जंगी कार्रवाई रोकी गई है। ईरान की हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है। ईरान की जानिब से कोई वाज़ेह मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ आने तक जंग बंदी में तौसीह कर दी गई है। ईरान की क़यादत की जानिब से तजवीज़ मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का हतमी फैसला होगा। और अली, हम ये चाह रहे थे कि ये जो सीज़ फायर है ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, और लग भी रहा था, प्रेडिक्शंस भी यही थी कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगेन पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, और जिस तरीके से मेंशन किया डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल को और वज़ीर आज़म को, इट्स अ बिग थिंग फॉर अस, जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान इसमें मुसलसल कोशिश कर रहा है। आपको ये भी बताते चले, आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ को, अगर आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, हमें आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो सिचुएशन काफ़ी ब्लीक है। दोनों फरीकैन में जो एतमाद का फुकदान है, दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। एक जानिब सीज़ फायर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी जानिब ब्लॉकेट दिखाई दे रहा है, तीसरी जानिब अफवाज को अलर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान पे दोनों जानिब से जो है उनकी क़यादतों का ट्रस्ट है, और पाकिस्तान इसीलिए मीडिएटर की इतनी ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है। और ये एक्सटेंशन भी, आप इसका भी जो क्रेडिट है पाकिस्तानी क़यादत को ही आपको देना चाहिए, क्योंकि बार बार हम नहीं मेंशन कर रहे, ये वो फरीक मेंशन कर रहे हैं, जानबूझकर वो इस बात का इदराक लोगों को करवा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है और जो फील्ड मार्शल हैं उनकी दरख्वास्त पर ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये जो एक्सटेंशन है इसको भी समझें कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, उसकी सिफारतकारी। और इस दौरान आप ये भी बताएं कि अमेरिकी फ़ौज को अलर्ट रहने और ईरान के गिर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की हिदायत की गई है। जी हाँ, और उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में जंगबंदी में तौसीह पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीह की हमारी जो दरख्वास्त है उसको खुश उसलूबी से कबूल किया है। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी का एहतराम भी जारी रखेंगे और जामे जो अमन मुआहिदा है उसकी कामयाबी से इस तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा मुमकिन है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में तौसीह के ऐलान से कबल CNBC से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो जहाज़
अमेरिका ने रोका वो चीन की तरफ से एक तोहफा था। मैं हैरान हुआ, मगर मेरी चीनी सदर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उधर CNN ने यह दावा किया है कि इस बात के कुछ इशारे मिले हैं कि चीन ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। दूसरी जानिब जो मुशीर हैं स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के, उनका ये कहना है कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं, हारने वाला शराइत तय करने की हिदायत नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, नाकाबंदी का जवाब फौजी रद्द अमल के साथ होना चाहिए। जंगबंदी में तोसी वक्त हासिल करने के लिए अमरीकी चाल है, और उन्होंने कहा इस चाल का जो मकसद है अचानक हमला करना है। बिल्कुल, और इसी हवाले से मजीद तबसरा करेंगे। हमारे नुमाइंदे फजल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फजल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी फजल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आवाज आ रही है। कैन यू रिपीट प्लीज? जी ये बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, खासकर हम इस्लामाबाद पर अगर नज़र डालें, हम लोग तो तैयार बैठे हैं, फरीकैन की जानिब से देरी आ रही है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, यहाँ मैं ये बताऊं कि सबसे पहले तो हमें एक चीज समझनी होगी कि ये जो जंगबंदी में तोसी की गई है, तो ये इसमें ना सिर्फ एक खित्ते के लिए है, अमन है, बल्कि ये देखें ना पूरी दुनिया की जो नजरें पाकिस्तान पर जमाई हुई थी कि इस्लामाबाद टॉक में क्या होने वाला है, जबकि जंगबंदी उधर से बिल्कुल थोड़ा सा वक्त बाकी था जिसमें जंगबंदी होनी थी। तो उसी वक्त वक्त जो है वो जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और फील्ड मार्शल भी हैं, वो उन्होंने एक डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुफ्तगू भी की। वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो काविशें थी वो एक रंग लेके आई हैं। उनकी जितनी उन्होंने अंतक काविशें की, जितनी उन्होंने कोशिशें की और जितनी तेहरान के साथ मुलाकातें की, दूसरे सऊदीया के साथ की, चाइना के साथ, बहुत सी कंट्रीज को कनेक्ट किया और इसमें एक मेन रोल जो अदा किया, उसमें ये बहुत वाइटल रोल था। ये एक आम जो कंट्री को ऐसा लगेगा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत इंपॉर्टेंस हो, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इस जंग बंदी को रोकना और इसको थोड़े से तवारत लेके जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जंग बंदी, दूसरा ये है कि एन टाइम पर जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें जंग में तोसी कर दी। तो ये जंग की जो तोसी है वो अभी गैर मुअय्यना मुद्दत तक की गई है, जब तक कि उन्होंने लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी देखने में आई है कि उन्होंने अभी तक जो है अपने जो अपने हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में रखा है। तो वो ये चीजें जो है ईरान को जो है वो तकलीफ दे हैं कि ये क्या हो रहा है कि एक जगह से वो जंग बंदी का ऐलान करते हैं, दूसरी जगह से वो अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपनी जो है वो अपनी जो पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो बंद की गई हैं, लेकिन इसके जो चांसेस हैं वो देर पा है, क्योंकि ऐन मुमकिन था कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो जाता कि अगर वो जंग बंदी का टाइम गुजर जाता तो न जाने क्या हो जाता। जैसे कि पहले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि भी हमारा जो है मूड है कि हम लोग ईरान की तहजीब खत्म कर देंगे, जो जिस तरह की धमकियां थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें एक समझनी पड़ेंगी। तो ये चीजें फजल, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो इस तरह के सिग्नल्स हैं, इस तरह के मैसेजेस हैं, इस तरह के पैगामात हैं, खास तौर पर थ्रू सोशल मीडिया जो ट्रंप के आ रहे हैं, डू यू थिंक कि ये एक डोमेस्टिक प्रेशर को हैंडल करने का टैक्टिक है? क्योंकि उन पर आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अंदर से अमेरिका के खुद से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इस गैर ज़रूरी जंग में उन्हें धकेला गया और वो इसके अंदर कूद पड़े। और बहुत सारे सर्वेज हैं जो ये शो कर रहे हैं कि अमेरिकी अवाम इस सारे जो उनके इक़दाम हैं उनसे खुश नहीं है, और करीबन 64-65% अवाम ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सारा मामला जो है इसे वाइंड अप हो जाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैं ये बात करूंगा कि देखें, एक्चुअली अमेरिका को जो है वो इस जंग में फिसलाया गया है। फिसलाया किसने? इसराइल ने। तो अब अमेरिका को इस जंग से निकलना है, तो वो जाहिर है कि इस जंग से निकलने के लिए कुछ ना कुछ वो रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, कुछ लचक दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वो सुपर पावर कंट्री है, तो उस कंट्री को अपने आप को
एक मेंटेन रखने के लिए इस किस्म के प्रेशर्स जो हैं वो बिल्डअप करने पड़ते हैं। तो ये नहीं है वो सीधा साधा नहीं कह सकते कि हम लोग इस जंग से बाहर आ रहे हैं, आप जानो। एक तरफ तो वो बयान देते हैं कि ये इस जंग से हमारा ये आबनाए हुर्मुज़ से कुछ लेना देना नहीं है, आप जानो, दूसरे कंट्रीज जाने, हमें हमारे पास ऑलरेडी ऑयल रिजर्व है, जिसमें भी आना है हमारे पास काफ़ी मिकदार में ऑयल है तो हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें एक तरफ, लेकिन सेकंड वे में वो दूसरी तरफ ये भी ट्वीट कर देते हैं, उसको थ्रेट्स भी करते हैं, अपनी एक लचक भी दिखाते हैं और दूसरा प्रेशर बिल्ड भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो है वो एक बनाया जा रहा है, अपना एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक स्ट्रेंथ बनाते हुए वो इससे बाहर निकलेंगे, इस चीज़ को लंबा प्रलॉन्ग करेंगे। और यहाँ आपको ये बात समझनी चाहिए, ये जो मई के सेकंड वीक में जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो चाइना का दौरा करेंगे। वो ये भी साथ साथ चाहते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया का भी दौरा करें और उनसे भी बात करें, और ताकि जो है सारी उनके लिए एक दोबारा से ये राह हमवार हो जाए कि जो उन्होंने जो खोया है इस जंग में, जो उन्होंने अपनी पोजीशन को लूज किया है दुनिया के सामने, सुपर पावर जो एक कंट्री थी जो उसका इमेज था, तो अब देखें कि अमेरिका में भी आप देखें कि जो लोग हैं ना वो प्रोटेस्ट करते रहे, लोग उनके के लिए उनके खिलाफ होते रहे, और यहाँ प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ वोटिंग भी हुई, जिसमें उन्होंने ये शामिल किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जंग में इनको जाना नहीं चाहिए था, इनको बाहर निकलना चाहिए। और सब लोग जो जानते हैं कि अटैक जो है वो ईरान ने नहीं किया बल्कि इधर से शुरू हुआ। जी फजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो भी तबसरा किया है, यकीनन हमारे नाज़रीन इससे आगाह हैं और अमरीकी आवाम का जो सेंटिमेंट है वो भी दुनिया तक पहुंच ही रहा है। हमारे सीनियर तजज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू टुडे? जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है सामने, एक जो है हॉल्ट आ गया है मुज़ाकरात में और दोनों फरीकैन में फुकदान है एतमाद का। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये पुल ऑफ कर पाएंगे पाकिस्तान लास्ट टाइम जिस तरह पुल ऑफ कर पाया था? देखें, इस वक्त मेरे ख्याल में सिचुएशन तो बहुत अनसर्टन है, और अदरवाइज तो आज जो बुध है मेरे ख्याल में अगर सारी चीजें प्लान के मुताबिक होती तो ईरान और अमेरिका के वफूद पाकिस्तान पहुंच चुके होते और शायद अभी मुज़ाकरात भी होने वाले होते, लेकिन फिर उस तरह से नहीं हुआ। और वजह उसकी यही कि दोनों जो फरीकैन के दरमियान एतमाद की कमी है, और ईरान ने पाकिस्तान या मुज़ाकरात अमेरिका से करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके जो मुतालबात के जब तक अमेरिका यूएस नेवल ब्लॉकेड खत्म नहीं करता और जब तक धमकियां देना बंद नहीं करता उस वक्त तक हम मुज़ाकरात कर नहीं सकते। हैविंग सेड दैट, जो उसमें एक सिल्वर लाइनिंग है कि खदशा यही था कि जब इस्लामाबाद में प्लानिंग के मुताबिक मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, तो शायद क्योंकि जंगबंदी भी खत्म हो रही थी और अगर अमेरिकी सदर ट्रंप उसको एक्सटेंड ना करते और इनडेफिनेट पीरियड के लिए किया है तो इमीडिएटली शायद एस्केलेशन बढ़ सकती थी। तो अभी एक विंडो है, बेशक जितनी छोटी विंडो हो जो डिप्लोमेसी के लिए वो मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो हेक्टिक डिप्लोमेटिक एफर्ट, और जिस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम अभी भी एज अ सालिस के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान एक डील के ऊपर साइन करेंगे और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। जो एक सिल्वर लाइनिंग और एक पॉजिटिव चीज़ है कि अभी भी जहां तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट का ताल्लुक है, जहां तक जो अमेरिका की सिक्योरिटी डिटेल है, जो एडवांस टीम्स अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद वो आई थी, अभी भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मुकम्मल तौर पर इस इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता कि शायद प्रोसेस बिल्कुल कोलैप्स हो गए। सो पाकिस्तान इज ट्राइंग, सो लेट्स होप कि उसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकले। इंशाल्लाह, वी आर होपफुल। कामरान, आपको लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान के किरदार की आपने बात की, पाकिस्तान ने क्राइसिस डिप्लोमेसी का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है? जितनी संजीदगी के साथ और जितने तरीके के साथ पाकिस्तान ये डिप्लोमेसी करा रहा है, ख़ुसूसी तौर पर इन दो ममालिक में जो कि बड़े लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ नहीं बैठे थे या सामने बैठकर बात नहीं हुई थी, और एक राउंड जब हुआ और उसके बाद फिर दूसरे राउंड के लिए वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब जो फरीकैन हैं उनकी संजीदगी ज़्यादा मैटर करती है बजाय इसके कि जिस तरह से वो इधर उधर जो बयानात और सिग्नल्स और सोशल मीडिया के मैसेज
मैसेजेस हैं उनसे इन मुज़ाकरात की रूह को जो है वो चैलेंज हो रही है या वो उस पर असर पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के किरदार की बात है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब बाकी दुनिया के बड़े ममालिक, बड़े ब्लॉक्स पीछे हट गए थे तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। रिस्क इसलिए क्योंकि जब आप बेशक मीडिएटर का काम तो फरीकैन को बिठाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर जिम्मेदारी भी आयद हो जाती है। तो पाकिस्तान ने ये एक मुश्किल टास्क अपने ऊपर ली और किसी हद तक बल्कि कामयाब भी हुआ, क्योंकि अगर वो 2 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी ना होती तो पता नहीं अभी तक क्या कुछ हो सकता था। शायद एक ऑलरेडी तीसरी जंग, आलमी जंग के असरात तो नजर आ रहे थे, ग्लोबल इकोनॉमी, जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का क्या होता। तो उस हद तक तो पाकिस्तान ने अभी तक कहीं ना कहीं वो जो एक कैटास्ट्रफी है उसको बचाने की कोशिश की हुई है। रही बात जो सोशल मीडिया के बयानात और जो बहुत सी चीजें हैं, अगर आप इसमें एक जो फैक्टर जरूर है कि एक ये डेलिकेट प्रोसेस है, 47 इयर्स की एक हॉस्टिलिटी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और जब इस तरह की सिफारतकारी की जाती है तो उसमें एहतियात बिल्कुल करनी चाहिए और समटाइम अपनी आप डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे होते हैं। तो इसमें एक जो रोल है जिसमें कहा जाता है कि आई थिंक अमेरिकी सदर ट्रम्प जो है, जो इनकी एक इनकंसिस्टेंट नेचर है और कई इश्यूज के ऊपर शायद जो बिहाइंड द सीन कुछ चीजों पे इत्तेफाक अगर हो भी गया था, तो अमेरिकी सदर ट्रम्प की तरफ से जो प्री मैच्योर स्टेटमेंट्स हैं उसकी वजह से भी मैटर्स कॉम्प्लिकेट हुए हैं। तो डेफिनेटली इसने भी एक रोल प्ले किया है, क्योंकि बहुत उम्मीद थे, हम आपके ट्वीट से भी आगाही हासिल कर रहे थे, उसमें भी यही इंदिया था कि ये मुलाकात जल्द होने वाली है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो डिटेल होते हुए हमें दिखाई दिए। अभी बताइएगा, जो आपने डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र किया है, उनका ये भी कहना था कि जो ईरानी क़यादत है वो फ्रैक्चर्ड है इस वक्त, और फ्रैक्चर्ड का मतलब ये है कि वो डिसीजन लेने की सूरत हाल में नहीं है, उन्हें यूनिफाइड होने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ दूसरी जानिब हम अमेरिका में भी देख रहे हैं कि उन पर ये तनकीद हो रही है डोनाल्ड ट्रम्प पे कि वो एक बिजनेसमैन है और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके दूरस्थ नताइज होंगे अमेरिका पर। तो दोनों की जो ऑडियंस है वो आप देखिए कि आप कहते हैं कि वो केटर कर रहे हैं, किस तरह से केटर कर रहे हैं, जहां दोनों ममालिक की ऑडियंस जो है वो थोड़े सा जो है एक डिफरेंट स्टांस, डिफरेंट पोजीशन में नजर आ रही है। देखिए, अमेरिकी सदर ट्रम्प के जो ये कल का भी उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने सीज फायर एक्सटेंड किया और इंडेफिनेटली की है, इमीडिएटली वो एस्केलेशन की तरफ नहीं गए, तो उससे एक क्लियर आपको इंडिकेशन मिलती है कि वो दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, वो एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहते हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो डिप्लोमेसी के अंदर कोई आप फिक्स डेडलाइंस नहीं रख सकते कि जी आप कल तक ये काम करें, नहीं करेंगे तो मैं ये कर दूंगा। ये डेफिनेटली उनकी वो एक अपनी जो इंस्टिंक्ट है एज अ बिजनेसमैन की, शायद वो एक बिजनेस डील की तरह लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो मामलात हैं थोड़े वो कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। बट इसके अंदर एक पॉजिटिव मैं यही कहूँगा कि ज़ाहिर है कि बहुत सी उम्मीदें टूटी ज़रूर हैं, लेकिन सारी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई। कि वो जो उन्होंने आपको टाइम लाइन नहीं दी, यानी कि कोई डेड लाइन नहीं दी, वरना होता कि मैं 48 घंटे या 72 घंटे, इसका मतलब है कि उन्होंने रूम छोड़ा है, एक मौका दिया है, जो भी वो बेशक मीडिएटर्स हों या ईरान हो या जो भी हो, तो उसमें लेट्स बी होपफुल। उसकी वजह ये है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं कि अगर ये दोबारा जंग की तरफ जाते हैं तो अभी तक तो जितना नुकसान हुआ ग्लोबल इकोनॉमी को, जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दोबारा ये जंग होती है और अमेरिका जिस तरह कह रहा है कि वो उनके तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाएगा, ईरान रिटेलिएशन के तौर पे कहता है कि हम गल्फ में जितने जो एनर्जी के जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाएंगे, तो फिर जो ग्लोबल रिसेशन से आप रोक नहीं सकते और उससे फिर हर जो कॉन्टिनेंट है, हर जो शख्स है वो मुतासर होगा, और जो नहीं चाहता कोई ऐसा हो। तो लेट्स होप कि जो बेटर सेंस प्रिवेल। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कामरान यूसुफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है इस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जिसकी पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, और ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले ना करने और जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि वो मशकूर हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म दोनों के, और उनकी रिक्वेस्ट पर ये सीज़ फायर में एक्सटेंशन हो रही है। इसी पर हम बात करें। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हामिद अल मशरकी साहब ने, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। हामिद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू वेरी मच।
हामिद साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान का रोल एज ए मीडिएटर इतनी क्रूशल सिचुएशन में, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में, उस पर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये कि इस तरीके से सीज फायर में एक्सटेंशन होना डेफिनेटली इस बात की अलामत है कि आगे चलकर चांसेस हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स का जो 2.0 है, जिसके लिए हम सब एक्साइटेड हैं, होपफुल हैं, वो होगा। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जी, पाकिस्तान एक तरह से एक दो धारी तलवार के ऊपर काम कर रहा है, और वो इसलिए कि मुज़ाकरात के अमल को जहां तक पाकिस्तान की कोशिश है हर हालत में दोबारा शुरू कराया जाए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, मुआहदे की शक्ल में इसको फाइनल किया जाए। वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ जो यहूदी लॉबी है, जो इंडियन लॉबी है, वो हर तरह से कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर नाकामी हो। पहले राउंड के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की कोशिशों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, और उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो अब पाकिस्तान पे हैं। दुनिया देख रही है, दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया, और सबसे बड़ी बात ये कि मईशत का एक ऐसा बहरान आ चुका था जिसकी वजह से हो सकता है कि वो जो हम कहते हैं कि रिसेशन आता है, बल्कि रिसेशन के साथ साथ जैसे दूसरी आलमी जंग के बाद एक डिप्रेशन की सूरत हाल थी माशी तौर पर, उसकी सूरत हाल का भी इम्कान बन गया था। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल साहब की रिक्वेस्ट को माना और एक जंग बंदी को जारी रखा है, क्योंकि जंग बंदी जारी रहना वो उम्मीद की किरण है, वो उम्मीद और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत हम ये समझते हैं कि दोबारा मुज़ाकरात भी शुरू होंगे, और उसके साथ साथ ये कि किसी न किसी एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे। जहां तक और एक बड़ी खुशाइन बात है वो ये है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट हो गया था, यानी मतलब मामला तय पाते नजर आ रहे थे ईरान और अमेरिका के। बदकिस्मती से दो तीन अहम तरीन मामलात हैं, जैसे आपने हरमुज का कंट्रोल आ गया, या एटमी जो प्रोग्राम की यूरेनियम एनरिचमेंट का मामला है, इसके ऊपर जो मुश्किल सूरत हाल है उसकी वजह से अभी मामला तय नहीं पा रहे। लेकिन मैं ये बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मामला। एनरिचमेंट का मसला है, आपने हरमुज का मसला है, यहाँ पर तो और बहरी जहाज भी उन्होंने कब्जे में ले लिए, उसका अमला भी कब्जे में ले लिया। उसके साथ साथ अब नए मुतालबात सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो 8 खवातीन को रिहा करो जिनको आपने जेलों में रखा हुआ है। इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अरे देखिए, पता क्या, पाकिस्तान के साथ साथ जो भी दुनिया इस चीज को मॉनिटर कर रही है वो चीज सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ नया ऐड करें। उनके कई बयानात जो होते हैं, ईरान ने वैसे तरदीद कर दी है इसकी, बिल्कुल वो तजादात होते हैं, उसकी वजह से अब ये देखिए कि इससे मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाते हैं। मैं तो 1-2 चैनल्स पे कल से बात कर रहा था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ अपना जो ट्रुथ सोशल मीडिया है उसको 3-4 दिन के लिए ध्यान से इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि मामला जो है उनकी बेहतर शक्ल निकल सकती है, क्योंकि वो एक तरफ लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो ट्रूथ सोशल के मैसेजेस हैं या उनकी मीडिया पर आकर कुछ इस तरह की बातें हैं वो इफेक्ट कर रही हैं इन मुज़ाकरात को? डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर अगर धमकियां मेज बात होती है, एक तरफ से कहा जाता है जी कि हम बड़े पुरुमीद हैं कि ईरान से डील तय हो जाएगी, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी कि ना हुई तो ईरान जंग के लिए तैयार रहे, तबाही के लिए तैयार रहे। देखिए, ईरानी कौम ने और ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिलकर ये जंग बड़ी खूबसूरती से लड़ी है। बहरहाल अमेरिका जो है उसको समझना होगा कि अभी इस वक्त वो भी इस दलदल में फंस चुके हैं और उनको भी फेस सेविंग चाहिए, और दोनों जो मुतहारिब ग्रुप्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक दूसरे के लिए फेस सेविंग के लिए जगह की गुंजाइश पैदा करें, एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी दें एक दूसरे को कि वो अपनी पब्लिक को भी सेटिस्फाई कर सकें। आज अगर हम पूरी सूरत हाल का जायजा लें तो यहाँ पर इसराइल का जो स्पॉइलर फैक्टर है वो मामलात को ज्यादा खराब कर रहा है, चाहे वो लबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो, चाहे वो दूसरे मामलात हों। बार बार हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं वो बहुत कामयाब हो सकती हैं अगर प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया के हवाले से, अपने बयानात के हवाले से उनमें लचक लाएं। और दूसरी जानिब आपको पता है कि ईरान के अंदर भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ सोच भी है, जहां पर वो समझते हैं कि अमेरिका को, अगर अमेरिका बहरी नाकाबंदी कर रहा है, अमेरिका बमबारी की तैयारी कर रहा है तो उसको भरपूर जवाब देना चाहिए और ये
जंग अगर लंबी हो जाए तो शायद उसमें अमेरिका को और ज्यादा नुकसान होगा, इसराइल को ज्यादा तबाही का सामना होगा। सो हर तरह की सोच ईरान के अंदर भी है। ये जो इसराइल अमेरिका की आपने बात किया, अक्सर ये बात होती है कि जी अमेरिका जो है वो इसराइल को अपने जो है ना वो नचाता है अपने इशारों पर, फिर हम अब सुन रहे हैं कि इसराइल जो है उसके कहने पर जो है ना अमेरिका इस दलदल में फंस गया है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई तजाद है इन बातों में, जहां पर हमें ये समझना मुमकिन नहीं है कि कौन क्या कर रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। असल में आज से पहले तक ये दुनिया में तासुर था कि इसराइल जो कुछ करता है वो दरअसल अमेरिका की ही मर्जी है, अमेरिका की भी पॉलिसी यही है। लेकिन चूंकि अब दुनिया एडवांस हो गई है, मीडिया तक रिसोर्सेज हैं, तो अब ये नजर आ रहा है कि नहीं, अमेरिकी अवाम जो हैं वो इस जंग को इसराइल की जंग समझ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अमेरिका इसमें गैर जरूरी तौर पर शामिल हुआ है और अमेरिका को इसराइल प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर रहा है। और आप और मैं जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो बड़ी स्ट्रांग है, चाहे वो रिपब्लिकन्स के अंदर हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स के अंदर हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, बिजनेसमैन हो, वहां का जो मीडिया है, वहां का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, तो वो यहूदी लॉबी जो है वो एक्चुअली डिक्टेट करती है। और उसको डिक्टेट करते हुए सारा कुछ जो वो नेतन्याहू जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई भी वजीर आजम हो। लेकिन नेतन्याहू बदतरीन वजीर आजम साबित हुए हैं इसराइल के, जिन्होंने गजा में जुल्म कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। बुनियादी बात हमें ये समझनी होगी कि खुद अमेरिकी अवाम के अंदर अब ये बात जोर पकड़ रही है, शऊर जोर पकड़ रहा है कि हम अमेरिका जो है वो इतना बड़ी ताकत होते हुए इसराइल की प्रॉक्सी क्यों बनता है। इसराइल और इसी हवाले से अवाम ना खुश भी हैं, एक ये प्रेशर भी है सदर डोनाल्ड ट्रंप पे। अच्छा हामिद साहब, जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं, अभी जो जंगबंदी में तोसी हुई है, बिल्कुल हम चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए और हम होपफुल थे कि ऐसा हो जाएगा और पाकिस्तान की कोशिशों से ऐसा हुआ भी। ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो ये कह रहे हैं कि जंगबंदी में जो तोसी है वो सिर्फ और सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए अमरीकी चाल है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी ऐसा बहुत कुछ हो चुका है कि उनके लिए ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि अब की बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? देखिए, बदकिस्मती से अगर आप माजी का अमेरिका का रवैया देखें और देखें कि ओमान में मुज़ाकरात बिल्कुल फाइनल स्टेज पर थे और उसी वक्त सदर ट्रंप ने बमबारी शुरू कर दी और इतनी सारी लीडरशिप शहीद हुई, तो उस हवाले से ईरान का जो माजी का तजर्बा है वो बड़ा तल्ख है। उससे पहले आप माजी में भी 2014-15 में भी जेनेवा में मुज़ाकरात गालिबन जारी थे और वहाँ पर भी अमेरिका की तरफ से जो है वो एक बार फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। 6-7 माह पहले जून में भी इसी तरह किया गया। ईरान का जो मिसट्रस्ट है उसकी सेंस तो बनती है, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। ईरान को ये समझना होगा कि इस बार पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान बतौर सालिस उसमें शामिल है और पाकिस्तान की कोशिश है, और पाकिस्तान की कोशिशों से जेडी वैंस आने को तैयार थे, स्टीव विटकॉफ आ रहे थे, जैरेड किशनर सेकंड राउंड के लिए आ रहे थे। तो बहुत बेहतर होगा अगर ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए, और उसके लिए उसकी वो एक शर्त तो खैर अमेरिका को माननी चाहिए कि फौरी तौर पर आपने हुर्मुज की जो बहरी नाकाबंदी उसने की है वो खत्म करे, ताकि ये नजर आए कि उसकी जो मुज़ाकरात के हवाले से नीयत है वो बड़ी क्लियर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में भी हो सकता है, आज के दिन में या कल के दिन तक कोई ना कोई सूरत निकल आएगी जिसके तहत मुज़ाकरात का मेला सजेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना तबसरा पेश करने के लिए, और हम भी ऊपर उम्मीद है कि कोई ना कोई सूरत हाल निकल आए जिसमें ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। जब रिश्ते मजबूरी और फैसलों के दरमियान फंस जाएं तो कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, और अब यही पेचीदगी नजर आ रही है हमें ए दुश्मने जा में। कहानी में अब तनाव और भी बढ़ता नजर आ रहा है, जहां सनाया वलीद के ऑफिस में काम जारी रखना नहीं चाहती, लेकिन वलीद उसका इस्तीफा रद्द कर देता है और यूं इन दोनों के दरमियान एक नई कशमकश शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ नाइमा के जज्बात भी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं, जहां वो जावियार की बजाय किसी और से मोहब्बत करती है। और फुरकान जो हर लम्हा सनाया को पुश कर रहा है कि वो अपनी हकीकत छुपा कर रखे और अपनी माँ की मौत का बदला ले। एक तरफ मजबूरी, दूसरी तरफ बदला, तीसरी तरफ वो सच जो हर रिश्ते को हिला सकता है। आने वाले एक साथ में क्या वलीद के दिल में सनाया के लिए जगह बन पाएगी, और क्या सनाया अपनी असल पहचान छुपाकर अपना मकसद हासिल कर पाएगी? जहां हर किरदार अपनी ही जंग लड़ रहा है, वहां अंजाम क्या होगा, आइए देखते हैं कुछ झलकियां। साइन कर दिया मैंने। ये गेम ना छोटी मोटी बातों से हल नहीं होगी, हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। मेरी बेटी बहादुर है, बेवकूफ नहीं। तुम्हारी जिल्लत का काम डाउन शुरू। ये वक्त नहीं था मुझे नीचा दिखाने का। तुम्हें अच्छी तरह से पता है
कि मैं ज़ावियार से शादी नहीं करना चाहती। देखिए ड्रामा सीरियल ए दुश्मन जान कल रात 9 बजे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, जानने के लिए कि क्या होता है आगे। ए दुश्मन जां हर पीर से जुमेरात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब याद करेंगे अदाकारी, मेज़बानी और नकल उतारने में अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाले बेमिसाल फनकार मोइन अख्तर को, जिनके मद्दा उनकी 15वीं बरसी मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने 13 साल की उम्र में फ़नी करियर का आगाज़ किया। अख्तर के मकबूल ड्रामों में 50-50, हाफ प्लेट, फैमिली 93 सर फहरिस्त हैं। बुशरा अंसारी और अनवर मकसूद के साथ मोइन अख्तर की जोड़ी इतनी बड़ी हिट हुई कि उसके साथ साथ मोइन अख्तर ने 1974 में फिल्म तुमसा नहीं देखा के अलावा मिस्टर केटू और मिस्टर ताबेदार में काम किया। मोइन अख्तर ने जहां मज़ाहिया किरदार अदा किए, वहीं संजीदा किरदार निभाने में भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। यही वजह है कि दुनिया उन्हें लेजेंडरी अदाकार के नाम से याद करती है। मोइन अख्तर ने अदाकारी और कॉमेडी के साथ साथ मेज़बानी में भी धाक बिठाई। मोइन अख्तर को तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। मोइन अख्तर एक बेमिसाल फ़नकार थे। अपनी बेमिसाल फ़नकारी की बदौलत वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा हैं। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। प्रोग्राम का दूसरा घंटा है और इस घंटे में भी बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर हम दोबारा बात करते हैं अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की, जिसमें एक पेशरफ्त ये हुई है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले ना करने और जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया। ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में उन्होंने बात की है। इस पर हम बात करते हैं। ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये सीज फायर में एक्सटेंशन का जो बयान है सोशल मीडिया पर हमने देखा, ट्रूथ सोशल पर जिस तरह से उन्होंने शेयर किया और उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान के जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर ये एक्सटेंशन हुई है और उनके कहने पर ये जो एक्सटेंशन है इसको पॉसिबल भी बनाया गया। आप कैसे देखते हैं जिस राउंड 2 के लिए हम सब एक्साइटेड हैं, आपको इन फ्यूचर इन कमिंग डेज होता हुआ दिखाई दे रहा है मुज़ाकरात का? वो देखें, पहले तो ये उन सब के लिए जवाब है जो कह रहे थे कि ये सीज फायर एक धोखा है और अमेरिका अपने लिए वक्त चाहता है ताकि ईरान पे एक बड़ा मौसर अटैक कर सके। तो बिल्कुल उनके लिए ये मौका था। अगर ये हरकत इस तरह करनी होती तो वो इसको एक्सटेंड न करते, क्योंकि ईरान तो लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर अटैक हो चुका होता और हम एक नई जंग में शुरू हो चुके होते, सारे के सारे खित्ते के लोग जितने हैं, और दुनिया फंस चुकी होती। तो जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल वार जोन में 3 दिन तेहरान में रह के जहां कोई जाने की जरूरत नहीं कर सकता था। सब कुछ ये पाकिस्तान की खुलूस नीयत है जो दुनिया के सामने भी आई, और उसी बुनियाद पे सदर ट्रंप ने ये जो एक्सटेंड किया है, तो ये उसका तो एक तो ये जवाब हुआ कि उसकी नीयत कम से कम इस तरह फौरन वो 15 दिन ले के हमला करने की नहीं थी। अलबत्ता जो जिस तरीके से चाइना से जो सामान आया, वो कहते हैं हमारे लिए तोहफा है और उसमें मुख्तलिफ चीजें और खबरें आ रही हैं, और कैश फ्लो रोक दिया है उनके बकौल के हम उसको प्रेशर कर रहे हैं। बिल्कुल सदर ट्रंप एक दिन भी धमकी देने से बाज नहीं आए कि ना तो हम उस रवैये को कह सकते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा रवैया है जब आप सीज फायर में और धमकी पे धमकी लगा रहे हो। मैंने पहला नुक्ता इसलिए ये बताया कि सारे लोग ये कह रहे थे कि ये अमेरिका को टाइम मिल गया 15 दिन का। तो नंबर 1, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश न थी न दुनिया की थी कि अमेरिका को टाइम लेके दें, बल्कि दुनिया को टाइम लेके दें, ये थी बात। अब ईरान के स्पीकर के मुशीर की तरफ से एक रिजेक्शन आई है। तवक्को की जानी चाहिए कि आज दिन में जब पाकिस्तान की तरफ से मजीद राब्ते होंगे ईरान के साथ, ईरान के दोस्तों के साथ, ज़ाहिर है चाइना उसमें शामिल है। पहले ईरानी वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा की भी 3 दिन पहले बातचीत हुई है। तो जहां जहां एंगेजमेंट मौजूद है, सब लोग चाहेंगे कि ये लड़ाई ना बढ़े। बिल्कुल इसमें सऊदी अरब का भी फायदा है, गल्फ का भी फायदा है कि ये लड़ाई ना बढ़े, और ईरान के लिए एक ऐसी पीस डील जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम ऐसा अमन का एकॉर्ड कर सकें जो सबके लिए विन विन पोजीशन बन जाए, क्योंकि मुज़ाकरात में यही होता है। वो बेशक अपने लोगों के लिए नारे जरूर लगाएं कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह हुआ है, जो हकायक हैं। हम ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ हैं। हम पाकिस्तान ने हर तरह से कोशिश की है कि वहां तबाही और न फैले, क्योंकि आम आदमी उससे मुतासिर हो रहा है। उनके 10, 15, 20 साल, 30 साल तक लग सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर
ईरान ने का अब तक तबाह हुआ है उसे दोबारा बहाल करने में, फिर उसके लिए माल चाहिए, सब कुछ चाहिए, आखिर कब तक लोगों को मुश्किल में डालेंगे। तो उसमें बेशक वो लोग बड़े कौमी असबियत पे हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी क़यादत को भी सोचना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान ये बात करने जा रहा है उनके साथ, तो उन्हें न सिर्फ सीज फायर पे आमादगी जाहिर करनी चाहिए, जिस तरह वो पिछली दफा ना तो लबनान पे सीज फायर हुआ था और ना कोई पैसे उन्हें मिले थे, 3-4 शराइत रह गई थी और वो मुज़ाकरात पे आ गए थे। यही बात अमेरिका ने की थी और दोनों आके बैठ गए थे। अमन को एक और मौका देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपनी तैयारियां दोनों कर रहे हैं, करते रहे। जो कह रहे हैं कि हम बहुत मोहलिक जवाब देंगे ईरान, तो ये उनका राइट है कि वो मोहलिक जवाब दें, लेकिन वो जवाब एक्चुअली तो इसराइल की तरफ जाना चाहिए ना। अमेरिका तो वो पहुंच नहीं सकते, तो इसराइल को भी वो मोहलिक जवाब नहीं मिला। वो गल्फ में हमारे दूसरे मुसलमान ममालिक की तरफ ज्यादा गया असर उसका, और उससे उनकी मैशतों का भी असर हुआ, लोगों पर भी असर हुआ। और हम देख रहे हैं 70-80 लाख पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो पूरे गल्फ में मौजूद है और वो सब मुतासिर हो रहे हैं, और दुनिया के साथ पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। हम अपने मफाद में भी कर रहे हैं, ईरान के मफाद में भी कर रहे हैं, दुनिया के मफाद में भी कर रहे हैं। तो ये बात ईरानी की आदत को अब समझनी चाहिए कि अगर एक मौका पाकिस्तान लेके बराह रास्त दे रहा है, देखें मीडिएशन में पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है, अमरीकी इंतजामिया से कर रहा है, जिस तरह ईरान और उनकी सारी क़यादत से जो तय दर तय लिपटी हुई है, चाहे वो RGS हैं यानी पासदाराना इनकलाब हैं, खामनाई साहब की टीम है, वो जो पॉलिटिकल क़यादत है उनकी, स्पीकर की सूरत में, वजीर खारजा की सूरत में, 45 मिनट 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत हुई। तो ये कोई मामूली बात नहीं है जो जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, डील कर रहा है। और अभी तक ईरान ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कोई अदम एतमाद किया या गलत बात किया। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को सिर्फ उंगली वो उठा रहे हैं, जो एतमाद में नहीं लेना चाहते, जो समझते हैं कि लड़ाई होनी चाहिए। मैं तफसील से इसलिए जवाब दे रहा हूं कि हमारे देखने सुनने वालों को समझ आए कि पाकिस्तान किसी सूरत में ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई दोबारा हो, इसका मफाद सबका है। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का स्टांस है, और पाकिस्तान जो मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है उसका तकाजा भी है। लेकिन आमिर साहब, ईरान की बात आप कर रहे हैं, ईरानी जो क़यादत है उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये फ्रैक्चर्ड है और यूनिफाइड एक डिसीजन तक पहुँचने तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सीज़ फायर जारी रहेगा। दूसरी जानिब ईरानी मंदूब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में ये कह रहे हैं कि जब तक ब्लॉकेड जारी रहेगा तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, और मुज़ाकरात बढ़ें या जंग हो वो दोनों के लिए तैयार हैं। ऐसी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि फरीकैन इस डेडलॉक से आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, इसके अंदर 2 चीजें हैं जो हम भी कह रहे थे कि ये बड़ी ज्यादती है, और कहेंगे कि ईरान की ब्लॉकेड नहीं होनी चाहिए। जब लबनान पे सीज फायर हुआ और ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि हम भी अपना हुर्मुज़ खोल रहे हैं, तो आपको पता है कि उसके चंद घंटों के बाद ईरानी इंतजामिया की जानिब से ऐसी शराइत आई कि जो भी जहाज गुजरेगा वो उनको टॉल देके जाएगा। यानी वो सिचुएशन वो नहीं रहेगी जो दुनिया पहले देख रही थी। तो ना ईरान उन बात पे खड़ा है, और अमेरिका ने भी नाकाबंदी करके सख्त ज्यादती की, फिर उनका त्यारा ले लिया, जहाज ले लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, बिल्कुल ज्यादती की है। तो ये बातचीत में तय होंगे। आप पॉइंट उठाएं और आके बात करें। आप पाकिस्तान के पास आ रहे हैं ना, तो पाकिस्तान से आप वापस जाके फिर जंग कर लें। लेकिन अगर एक बातचीत, अमन को मौका मिल सकता है, मेरा ख्याल है ईरानी क़यादत को इस पर सोचना चाहिए। पाकिस्तान तो पहले ही कोशिश कर रहा है कि नाकाबंदी जो है ईरानी बहरिया की, ईरानी पानियों की और उनके शिप्स की अमेरिका खत्म कर दे। तो मेरे ख्याल में जब आज उन्होंने एक जेस्चर दिया है, जब हम ईरान से बात करेंगे, तेहरान से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे कि बातचीत पे आमादगी है, तो पाकिस्तान दोबारा उनसे ये बात कर सकेगा जोर देके कि आप एक गुडविल जेस्चर के तौर पे नाकाबंदी खत्म करें, ताकि वो कोई मुज़ाकरात कोई महीनों तो चलने नहीं, हफ्तों तो चलने नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स तय हैं। तो आप मुज़ाकरात के लिए चल पड़े, इधर ईरान आ जाए, और नहीं होता तो फिर लड़ना तो है आप लोगों, फिर लड़ ले। पाकिस्तान कह सकता है कि फिर पाकिस्तान लड़ाई को तो नहीं इस सेंस में रोक सकता। पाकिस्तान बातचीत के जरिए अमन की राह बहाल कर रहा है। पाकिस्तान ने कोई मिसाइल इधर और उधर तो नहीं मारने के, जी इधर नहीं आना और उधर नहीं आना। पाकिस्तान तो एक रास्ता ले रहा है, और पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक की मुकम्मल बैकिंग के साथ चल रहा है। एतमाद पाकिस्तान का अपना है, गुफ्तगू में ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। लेकिन हमारे साथ बीजिंग मौजूद है, हमारे साथ रियाज मौजूद है, दोहा मौजूद है, मिस्र मौजूद है, तुर्की मौजूद है। ये ऐसे ममालिक हैं जो सब इसके साथ चलना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई ना हो। अमेरिका और ईरान दोनों को वो रास्ता देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आज ईरानी क़यादत को थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेना चाहिए, क्योंकि सदर ट्रंप ने ये नहीं कहा कि अगर 24 घंटे के बाद आपने मुज़ाकरात पे ना आए तो मैं आपको तहस नहस कर दूंगा। उन्होंने एक अनकंडीशनल एक किस्म का सीज फायर किया है कि डील तो आपको करनी होगी, धमकी भी वो लगा रहे हैं,
कि आप नहीं मान रहे, लेकिन उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया जिसके ऊपर ईरानी ज्यादा भड़क सकते थे कि अच्छा आप हमें कह रहे हैं कि 48 घंटे में मुज़ाकरात पे आओ, आप तो हार चुके हैं। तो वो रास्ता एक मौजूद है बहरहाल बातचीत का। अच्छा, इससे एक उम्मीद भी आमिर साहब पैदा तो ज़रूर होती है कि जितनी सिंसेरिटी से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है तो आगे चलकर, जिस तरह से आपने इस सीज़ फायर की बात की जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है और किसी थ्रेट के बगैर है, तो इससे वी आर होपफुल के मुज़ाकरात ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा, ईरान का ये मौक़िफ़ है कि ये जो जंगबंदी में तोसी वाला मामला है इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, और वो ये कहते हैं कि हारने वाला जो है वो कभी शराइत को डिसाइड भी नहीं करता, और शायद ये जो जंगबंदी में तोसी है इसकी रीज़न ये है कि ये अमरीकी चाल है और इसका मकसद ये है कि अचानक से अटैक किया जाए और वक्त हासिल किया जाए। आपको लगता है अमरीका का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि पहले भी ऐसा ईरान के साथ हो चुका है, तो इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते। ईरान और अमरीका और इसराइल दोनों वादा खिलाफ हैं, दोनों करते हैं। हम कोई बंदा पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाला, मुझे ये यकीन है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं गारंटी देता हूँ कि इसराइल और अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं तो इससे ईरान के मफादात पे बेहतरी का असर आ सकता है। ईरान के देखिए ना, एक लड़ाई तो है, वो लड़ रहे हैं 47 साल से कैदो बंद में। एक जो सलामती कौंसिल की उनके ऊपर कदगने हैं वो अमेरिका ने लगाई हुई है, मुख्तलिफ ममालिक ने लगाई हुई है, वो सैंक्शंस तो मौजूद हैं और उनमें ईरानी जी भी रहे हैं। उन्होंने मेड इन तेहरान पे चलना फिरना पढ़ना सीख लिया, लेकिन उनके तालीमी इदारे तबाह, उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुका हुआ है। तो वो उस तबाही को मजीद दावत दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप डर जाए, बिल्कुल ना डरें, आप बिल्कुल बेखौफ होके कलमा पढ़ते हुए और आप लड़ें। ये काम कोई मुल्क नहीं रोक सकता किसी को भी। लेकिन अगर एक साथी ब्रदर मुल्क आपको ये समझा रहा है कि आपके अवाम के लिए बेहतर डील बन सकती है, तो आप अपने लोगों को बिल्कुल नारे पे भी रखें। अमेरिका ने भी नारे पे रखना है, वो भी मिड टर्म इलेक्शन हारने की तरफ जा रहे हैं, उनकी भी एक जरूरत है। तो बजाय दोनों एक दूसरे को इतना ब्लैकमेल करें कि वो फिर लड़ पड़े, उससे पाकिस्तान बचाना चाहता है और दुनिया को भी बचाना चाहता है, खुद अपने मफादात को भी पाकिस्तान देखना चाहता है। और वो यही है कि आप लोग टेबल पे दोबारा आए, जिन पॉइंट्स पे आप तय कर गए थे बाइख्तियार होके आए, फाइनल करें ताकि दुनिया को अमन मिले, आपको अमन मिले और आप दुनिया भर में एक अच्छे अंदाज से आगे निकल सके। एक बेहतरीन कौम है ईरान की, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रॉक्सी बनाई मुख्तलिफ ममालिक में, तो सारा गल्फ उससे हुआ और उन्हीं प्रॉक्सीज की वजह से फिर ये हुआ कि अमेरिकन अड्डे भी आ गए। और आज अमेरिकी अड्डों को बचाना, उन्होंने बचाना था इन गल्फ ममालिक को, अब उनको बचाना उनको पड़ रहा है। वहां पे भी एक आवाज उठी है। तो ईरान तो ये शरायत लगा सकता है आगे चल के जो सीज फायर हो जाए 5-6 महीने के लिए और बातचीत हो, और उसके अंदर अमेरिकन अड्डों के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और वो गल्फ ममालिक भी चाहेंगे कि सब अमन आस्ती के साथ रहेंगे। अगर ईरान के पास ऐसे मौलिक हथियार नहीं होंगे कि गल्फ ममालिक को खतरा हो, लेकिन उसकी सॉवरेनिटी का इख्तियार देने का, जामिन बनने के ये मुस्लिम ममालिक साथ खड़े हो जाए, अमेरिका के साथ एक पायदार बात हो कि इसराइल को खतरा नहीं है अगर एटम उनके पास नहीं है। आप कल खुद कह रहे थे कि हमने उनकी ईरानी जो न्यूक्लियर डस्ट है वो सिर्फ डस्ट रह गया और ताकत खत्म कर दी है। तो उसी को मानते हुए एक रास्ता तो बनना चाहिए ना, ईरान को भी बकाए बाहमी के तहत जीने का हक दें और उनके साथ बाकी अपनी लें, तो फिर ही बातचीत हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं यही होता है। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये दूसरा मरहला भी मुमकिन हो सके। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद में बैठे आप कड़ी नजर रख रहे हैं इस पर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आवाम को ज़मीन पर माहौलियाती आलूदगी और इस हवाले से दीगर मसाइल के बारे में आगाही देना है। इंसान की ज़िंदगी और बका का दारोमदार एक तरफ जहाँ ज़मीन से वाबस्ता है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी तरक्की के साथ साथ कई माहौलियाती तब्दीलियाँ भी जन्म ले रही हैं, जो न सिर्फ इंसान बल्कि ज़मीन के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रही हैं। इंसान ने अपनी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से ज़मीन के कुदरती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब किए हैं, जिनका खुमियाजा हम आज ज़लज़लों, समुद्री तूफ़ानों, खुश्कसाली, वाइल्ड फायर्स और कहत वगैरह जैसी जो कुदरती आफात हैं उसकी सूरत में हम भुगत रहे हैं। अगर मुनासिब इक़दाम ना उठाए गए तो मुस्तक़बिल में कुदरती आफात की शरह में मज़ीद इजाफा होगा। रवां साल वर्ल्ड अर्थ डे का जो थीम बताया गया है वो आवर प्लैनेट आवर पावर है। इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम, माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, जिस तरीके से 22 अप्रैल को ज़मीन का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है, इस साल का जो थीम है वो भी हमने शेयर किया कि आवर प्लैनेट आवर पावर, तो हम अपने ही तरीके से अपनी ही ज़मीन को ख़राब भी कर रहे हैं, उसका नुकसान भी हमें ही हो रहा है। कितना इम्पोर्टेंट है कि इस हवाले से लोगों को आगाही फराहम की जाए?
जी बिल्कुल, जो इस साल का थीम है उसमें मज़ीद ये बताया जा रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साफ तवानाई की तरफ और कम्युनिटी लेड क्लाइमेट एक्शन, यानी जो लोग क्लाइमेट एक्शन ले सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, अपनी कम्युनिटी के लेवल पे, उस तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा तीसरा अहम इसमें ये पॉइंट है कि एनवायरनमेंट अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो माहौलियात की तबाही कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए, जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए कि कैसे माहौल को बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा, जैसे पाकिस्तान हमारा मुल्क सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स पे, तो हमें अपने मुल्क में सबसे पहले क्लाइमेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है कि वो कहा जाता है लास्ट माइल, यानी उस कम्युनिटी के उस एक इंसान तक भी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई औरत है या कोई बच्चा है या बूढ़ा है, तो हमें उस तक क्लाइमेट एक्शन को पहुंचाने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे ज्यादा ज़राअत तबाह हो रही है, चाहे शदीद गर्मी पड़े, देखें जो गर्मी के दिन है उनमें इजाफा होता जा रहा है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डिले आई, लेकिन आज ही की बात कर ले कि इस्लामाबाद, लाहौर और बाकी मुल्क में टेम्परेचर बहुत ज्यादा मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये क्लाइमेट मौसमियाती तब्दीली है और इसकी वजह से अचानक बारिश हो जाती है, अचानक वो हेल स्टॉर्म आ जाता है जिससे खड़ी फसल तबाह हो जाती है, फिर इतनी ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलती जा रही है। अब देखें, स्मॉग सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, पूरे मुल्क में एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। ये भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं। फिर जाहिर है अगर इसके साथ साथ खित्ते में जंग लगी हो तो मजीद आपका खित्ता गर्म होता जाता है, वार्मिंग होती है वहां पे, और वहां पे मजीद जो है डस्ट और पोल्यूशन ये ज्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम वॉर फुटिंग पे क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रेंथन करें और अर्थ डे को सिर्फ सिंबॉलिक उसको सेलिब्रेट ना करें, बल्कि थ्रू आउट द ईयर हमें जो है इस पे अवेयरनेस देते रहने चाहिए। जैसे मीडिया देता है वैसे इसको हमें अपने पॉलिसी लेवल पे भी मजीद अवेयरनेस करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर ज़ैनब। ये जो तवानाई का बहरान जंगों की वजह से पैदा हो रहा है, इससे क्या असरात आएंगे? क्योंकि जो ज़खायर ज़मीन में मौजूद हैं उनको निकालने से भी, तवानाई को निकालने से भी जो है तब्दीली आती है, तगय्युरात आते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जहां तक जंग की बात है, अभी दुनिया में जंगें हो ही, आपके ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, पानी है, इस पर जंगें शुरू हो गई है। तो यानी माहौलियात अब डायरेक्टली रिलेटेड है आपके जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से। देखिए, जाहिर सी बात है, जब ऐसे मिडिल ईस्ट में कहीं भी जंग लगे, ईरान हो या कहीं भी लगे, वो बहुत बड़ा रिसोर्स है ये आपके फ्यूल का, ऑयल का। इसके अलावा जो है वहां से बहुत से फर्टिलाइजर्स हैं वहां पे जो पूरी दुनिया इंपोर्ट करती है, खाद इंपोर्ट करती है। पूरी दुनिया में इस वक्त बुहरान आया हुआ है, जो ममालिक इन पे डिपेंड करते हैं खाद के लिए और फ्यूल के लिए। हमारे मुल्क सबसे पहले इम्पैक्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो है एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और खास तौर पे हम तो इसलिए बचे हुए कि हम लोगों ने सोलर की तरफ, जो लोगों ने अपने मदद आपके तहत रूफटॉप सोलराइजेशन कर ली, तो बहुत हम लोग बचे हुए से। लेकिन अगर नहीं होती तो आज पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा होता। जाहिर सी बात है, ईरान से हम डिपेंड कर रहे होते हैं अपने डीजल और उस पे। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है हम लोग इन चीजों के लिए। इसीलिए जरूरी है कि हम साफ तवानाई की तरफ जाएं, हवा से, सूरज से, इससे ले। और इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा ज़ैनब, जिस तरह से लास्ट टाइम जितने माहिर माहौलियात हैं उनकी एक रिसर्च थी, प्रेडिक्शन थी अर्ली मॉनसून के हवाले से और मामूल से ज्यादा बारिशों के हवाले से, इस साल की कोई इस तरह की कोई प्रेडिक्शन सामने आई है? और दूसरा ये कि इस सारे मामले से, ये जो माहौलियाती आलूदगी है, इससे सबसे मेजर चैलेंजेस पाकिस्तान को कौन से फेस करने पड़ रहे हैं और उनके लिए क्या इक़दामात हैं जो फौरी तौर पर किए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, इस साल भी प्रेडिक्शन है और अभी 2 रिसर्चेस की बेसिस पर है। एक रिसर्च ये आई कि जो समंदर है, समंदरों में जो समंदर का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया। और आपको पता है कि समंदर भी जैसे जंगलात एक्ट करते हैं कार्बन सिंक्स के तौर पे, समंदर भी अपने अंदर की जज्ब करते हैं। तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब हो गई है कि समंदर का टेम्परेचर गर्म हो गया। उससे क्या होता है, ये जो हमारे मुल्क में आने वाली बारिशें, ये पैसिफिक ओशन में एल नीनो या लानीना होता है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। इस साल सुपर एल नीनो प्रेडिक्टेड है, जिसका मतलब ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा शदीद पड़ेगी और वेट बल्ब की सिचुएशन हो सकती है। यानी कि अगर 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो आपको नमी की वजह से वो 50 डिग्री तक फील होगा। और ये एल नीनो शुरू हो रहा है जून जुलाई में जाके, ये और अगस्त में पीक कर जाएगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि बारिशें नहीं होंगी, इसका मतलब ये है कि बारिश एकदम आएगी और शदीद होगी। उस तरह से हम स्पेल्स नहीं देखेंगे मानसून के जो हमने पिछले साल देखे, लेकिन हम मानसून बस्ट देख सकते हैं। अचानक क्लाउड बस्ट, अचानक थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, ये वाली सिचुएशन हो सकती है जिससे फौरी तौर पे फ्लैश फ्लडिंग का खतरा होता है। तो ये इस साल की प्रेडिक्शन है। और पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है अभी से ही जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होना शुरू हो गया बहुत से इलाकों में। तो मेरे ख्याल से ये इस साल की साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं। और जो मेजर चेंजेस हैं मुल्क में, सबसे पहले ज़राअत हिट होती है। जब ज़राअत में एक तो फसल सड़ना शुरू हो जाती है गर्मी में, और जब सैलाब आते तो बह जाती है, उस पर इंडस्ट्रीज पे प्रेशर पड़ता है, एक्सपोर्ट इफेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा किसान पिछले साल भी इफेक्ट हुआ, 22 में भी, 10-11 में भी, तो उसकी तो रेजिलियंस खत्म हो रही। फिर माइग्रेशन होती है आपके मुल्क में, देही इलाकों से शहरों की तरफ लोग आना शुरू हो जाते हैं और हेल्थ क्राइसिस हो जाता है। पानी जहाँ खड़ा होता है या जहाँ गर्मी पड़ती है, देखिए हम हमेशा रिलेट करते हैं हीट वेव्स पे गर्मी को। क्रॉनिक हीट भी एक मामला है जो इंडोर गर्मी, इंडोर जो रहते हुए इस मौसम में जो घरों में रहने वालों को महसूस होती है, उससे भी हेल्थ इफेक्ट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसका अहाता किया है। जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसके बारे में आपने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और ये और भी स्ट्रेस करता है कि ये दिन जो है एक अहम चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हैं और ये शऊर उजागर करने के लिए हैं। तो एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हम भी ये शऊर आप में उजागर करना चाहते हैं कि अपने माहौल की जानिब तवज्जो दें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का, जिसके शानदार मुकाबले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज PSL के 30वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को आसाब शिकन मुकाबले में 9 रन से मात दे दी। और दूसरे मैच की अगर बात करें तो मुल्तान ने रावलपिंडीज को 6 विकेटों से हरा दिया। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो दूसरा मैच है वो तो हम प्रेडिक्ट कर ही रहे थे कि ऐसा होगा। लाहौर कलंदर्स दोबारा कामयाबियों के ट्रैक पर आ गई है, इस पर हमने करनी है बात। और बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे हम कल बात कर रहे थे बाबर आजम की, उन्होंने सेंचुरी दागी, हर कोई बात कर रहा था। आज हम फ़खर की बात अगर करें, उन्होंने भी 103 रन किए हैं, लेकिन उनका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है? देखें, बाबर आजम ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है उनका एक डाउनफॉल भी चल रहा था काफी अरसे से, 2 साल के लगभग तो हो गया था उनको। एज सच कोई आपने बड़ा स्कोर उनसे देखा नहीं। फिर स्ट्राइक रेट की बात बार बार होती है, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्म करते हुए आए हैं, वो कहते हैं ना हमेशा जो एक बड़ा प्लेयर है वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देता है, और उन्हें जवाब दिया है। मुझे अभी एक बड़ी मशहूर, आपको पता है, सुपर डिबेट जो उनसी है वो स्टार्ट हुई भी है। अगर आप पेशावर ज़ल्मी कोच वर्सेस माइक हेसन की बात करेंगे, कौन डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम का कोच बनने में, तो ये बड़ी मैं कहता हूँ कि बड़ी अचानक और अजीब सी दिलचस्पी इस वक्त लोगों ने इसके ऊपर बहस स्टार्ट कर दी है कि क्या गिब्सन को कोच बनना चाहिए या माइक हेसन को ही कोच कंटिन्यू रखना चाहिए पाकिस्तान के लिए। लेकिन फखर की आपने बात की, तो फखर जमान ऐसे ही प्लेयर है। मुझे सबसे अच्छी चीज जो इनकी लगती है कि कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, किसी पोजीशन में भी उसको आप खिला लें, कोई कभी शिकायत आपको नहीं मिली। इससे पहले भी आपको याद हो, जब वर्ल्ड कप के मैचेस में, जब आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ उनको खिलाया गया था, तब भी उनका 200 का ही स्ट्राइक रेट था, और अब भी आप मैच देखें 201 का स्ट्राइक रेट था। दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम के वो कितने कंफर्टेबल एक पोजीशन में आपको नजर आते हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि शायद 5 या 6 मैचेस में एक मैच आपको आउट ऑफ द वे जाके जितवाएंगे, क्योंकि लाहौर इस वक्त इतनी प्रेशर सिचुएशन में कि कोई भी मैच वो नहीं हारना चाहेंगे। डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उस पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप के ऊपर है, वो अच्छी पोजीशन के ऊपर इस वक्त नजर आपको आते हैं। तो उनका परफॉर्म करना, क्योंकि ईमान है नहीं, मुस्तफीज का ना होना वो उनको कॉस्ट कर रहा है लाहौर कलंदर को। सिकंदर एज सच परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, तो उनका परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के लिए आगे भी स्टेज मैचेस में। लेकिन पेशावर जिस तरीके से इस वक्त उन्होंने एक पेस पकड़ी हुई इस टूर्नामेंट के अंदर, हर चीज उनके लिए काम कर रही है। अभी कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अभी खबर आ रही थी सुबह के नहीद राना वो ज्वाइन करेंगे इनको प्लेऑफ्स के अंदर, और मुस्तफीज शायद प्लेऑफ में ज्वाइन करें लाहौर कलंदर को। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू होगा खास करके पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग अटैक के लिए, क्योंकि उनके पास वो बॉलिंग, जब पेस बैटरी की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक वीक लिंक जरूर नजर आता है, लेकिन नहीद का वापस आना ये बड़ा एक जबरदस्त हो जाएगा इनके लिए। राइट अच्छा वैसे, और दूसरी जानिब प्ले ऑफ की दौड़ के लिए अगर हम देखें तो आज फिर दोनों किंग्स को लाजमी फतवाहत दरकार है। देखें, कराची की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो तकलीफ तो होती है। एक बहुत बड़ी साइड है, एक हमेशा बात की जाती है कराची धाड़ेगा कब धाड़ेगा। मुझे इस दफा लगा कि यार शायद धाड़ ही जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत की है। डगआउट के अंदर बड़े अच्छे नाम बैठे हैं उनके पास भी,
हैदर अजहर की बात करें, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत जबरदस्त काम भी उन्होंने कॉम्बिनेशन पे किया हुआ है। लेकिन आपने भी शायद नोट किया होगा कि जब से डेविड वार्नर इंजर्ड हुए हैं तब से उनका एक डाउनफॉल आपको कराची किंग्स का नजर आता है। बैटिंग ऑर्डर की बात करें, सच एक फायर पावर आपको नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग के अंदर एडम जाम्पा अगर परफॉर्म नहीं करते तो प्रेशर के अंदर आपको कराची नजर आती है, तो आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप आज हारेंगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उनकी पूरी कोशिश होगी कि हम अपना बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन को हम खिला सकें। लेकिन इस वक्त एक अगर पूरे पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो सबसे जो अच्छी चीज जो मुझे लगी कि एटलीस्ट आपके जो यंग गन्स हैं जिनके ऊपर बात होती है, अगर जब रिप्लेसमेंट्स, फोर्सफुल रिप्लेसमेंट्स की आप बात करें, जब फोर्सफुल रिप्लेसमेंट्स आपको नजर आई तो आपके यंग बैटरी को इंक्लूड किया गया, जिसमें आप पेशावर ज़ल्मी की बात कर लें, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, तो नजर आया कि यार हाँ, हमारी जो यंग लड़के जो इस वक्त आ रहे हैं वो पाकिस्तान टीम को अच्छा सर्व कर सकते हैं T20 के अंदर। सिर्फ उनके ऊपर नजर रखने वाली बात है। नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश जरूर है कि जहां पर हम लोग प्लेइंग 11 के अंदर एक हम लोग इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर खिलाते हैं, वहीं हमें शायद 2 इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर मस्ट खिलाने चाहिए, जिसमें एक बॉलर और एक बैट्समैन लाजमी हो, ताकि हमें भी पता हो कि यार फ्यूचर की अगर बात करें तो हमारे पास कितना अच्छा प्रॉस्पेक्ट पीछे बैटरी अपना पाकिस्तान टीम के लिए नजर आ रही है। लेकिन जीतेगा वही याद रखिएगा जिसका लोकल टैलेंट परफॉर्म करेगा। अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करके कि हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो वो जो मुश्किल दिखाई दे रहा है। खास करके रावलपिंडी ने किया है, कराची किंग्स ने किया, तो वो फिर मुश्किलात आगे होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ऐसा अभी किंग्स की बात हो रही है तो जो मध्य मुकाबले हैं वो तो दोनों पीक की टीम्स हैं। हाँ। एक के सामने हमें ज़ल्मी दिखाई दे रही है, यानी कराची का मुकाबला ज़ल्मी से होने वाला है, और दूसरी जानिब सुल्तान्स हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो दोनों हैं, ये तो पीक की जो इस पॉइंट टेबल पे दोनों पहले दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही हैं, तो इनका मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। देखिए, कल भी एक बात हो रही थी कि शायद इनको रेस्ट दे के तो कुछ अपना नया कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो, क्योंकि जब आप विनिंग स्ट्रीक पे चल रहे हो तो आप कोशिश करते हो उसी स्क्वाड को आप कैरी करो। पहले कप्तान भी आपको पता है जिसमें 7 से 7 वो मैचेस जीतते भी हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। बाबर जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कोई रिप्लेसमेंट आपको नजर आएगी। जो होता है ना, बेंच को आप टेस्ट कर लेते हो इस टूर्नामेंट के अंदर कि यार अब तो हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, वो कोशिश करेंगे कि वही विनिंग स्ट्रीक के साथ उसको कैरी ऑन करें। मुल्तान की बात करें, मुल्तान एक बड़ी जबरदस्त साइड है, आपको पता है उनका हर एक प्लेयर जो उनसे परफॉर्म कर रहा है। अपने इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें, कल भी फिलिपी थोड़ा सा आपको इनिशियली आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग में वीकलिंग नजर आते थे, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। स्मिथ की क्या ही बात है, वो कोई भी कंडीशन आपके सामने है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। फरहान परफॉर्म कर रहे हैं। कप्तान पे बहुत ज्यादा बात होती है कि जी स्मिथ को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया था, इनको कप्तान बनाया गया एस्टन टर्नर को, लेकिन एस्टन टर्नर का जो रिकॉर्ड है बिग बैश के अंदर वो बताता है, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन भी रहे हैं। उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने फाइट किया टॉप अपना टॉप लेवल के ऊपर बिग बैश के अंदर, तो बड़ा एक मजा हुआ कप्तान है जिस तरीके से वो टॉप्स एंड चेंजेस करते हैं। तो आज भी मैं कहता हूं कि दोनों टीमें फेवरेट्स होंगी, पेशावर और कप्तान आगे जाने के लिए। थैंक यू सो मच। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। PSL सीजन 11 पर बात हम कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। और जनाब अब दीजिए हमें इजाजत और आप देखिए सेगमेंट माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुआ कारमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। जब आप घर से बाहर नहीं निकलते, जब आप सोफ़े पे दराज रहते हैं, और अब जो लाइफस्टाइल एक ऐसा आ गया है जिसमें आप सोफ़े पे दराज हो के आपके हाथ में रिमोट होता है, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है, सामने टीवी होता है और कुछ खाने पीने की चीज़ें आ रही होती हैं। ये एक जनरली एक ऐसा मंजर है जो कोई इतना अजनबी नहीं है। हमारे कल्चर में हम बहुत वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि तकरीबन हर घर में शाम को 2, 3, 4 घंटे तो ये मुकम्मल तौर पे नज़र आता है। जब आप सोफ़े पे दराज और ये इन एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जब आप मूव नहीं करते, जब आप घर के अंदर ही रहते हैं, जब आप कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं, इससे आपकी नफ्सियाती सेहत पर क्या असरात होते हैं? इससे नफ्सियाती असरात ये होते हैं कि ये आपको मेंटल रिमिनेशन की तरफ ले जाता है। और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये किस तरह इंसान को मुकम्मल तौर पे हाईजैक कर लेता है। लॉन्गर यू स्टे इनसाइड, यानी जितना आप अंदर रहते हैं, जितना आप कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, इतना आप हैवियर फील करते हैं और मेंटल रिमिनेशन हो जाती है। एक्चुअली मैं इसलिए इस पर बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो एसोसिएटेड कंडीशंस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। वो आपको OCD की तरफ लेके जाती हैं, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाती हैं। यानी आप मुंतज जो होता है या ये इसका जो सफ़र का इख्तिताम होता है ये वहाँ पे होता है। इसकी जो शुरुआत है, जहाँ से ये शुरू होता है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह
इंसान की मूवमेंट ना करना है, वो घर आराम से कंफर्ट जोन को ना तोड़ना है। जब आप मुसलसल अपने साथ टाइम गुजारते हैं और बिल्कुल एक ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप लाइक घर है और उसके अंदर ही रह रहे हैं और आप बिल्कुल बाहर नहीं, आप अपने आप को ये बताते हैं कि आप रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ड्रेन हो रहे हैं। आपकी जो सोच है या आपकी जो थॉट्स हैं वो लाउडर हो रही हैं, और वो जो लाउडर थॉट्स हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म का पैटर्न है। एक है रिपीटेटिव थिंकिंग। यानी रिपीटेटिव थिंकिंग में आ जाता है कि आप सिनेरियोज जो वो जो मंजर हैं, मनाजिर, उनको रिपीट करते चले जाते हैं। जिन लोगों के साथ आपकी कन्वर्सेशन हुई है और स्पेशली जो नेगेटिव कन्वर्सेशन हुई है उसको रिपीट करते चले जाते हैं। यानी ये जो थॉट का प्रोसेस है ये मुसलसल आपका लाउड से लाउड होता चला जाता है। फिर आपका नेगेटिव फोकस आ जाता है, यानी वो मरकज़ होता है इस चीज़ का कि क्या चीज़ें जो हैं वो गलत गई, और उसी के फिर एनालिसिस करना, फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और ये तमाम सोचें जो हैं ये आना शुरू हो जाती हैं। फिर आ जाती है लैक ऑफ रेजोल्यूशन, यानी उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं करना, उसको बस थिंकिंग के अंदर मज़ीद सोचते चले जाना है। ये वो 3-4 चीज़ें हैं जो मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर आती हैं, और ये जो एसोसिएट करता है ये घर के अंदर हर वक्त एक कम्फर्ट जोन के अंदर रहना है। मुसन्निफ हसन तार साहब लास्ट एक रिकॉर्डिंग में आया और सुबह सवेरे उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद जब वो स्टूडियो में आए तो काफ़ी खामोश थे। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ रही है, वो ये कि मैंने जिस चीज़ पे मेरा दिल कर रहा है कि नहीं मुझे आराम करना है या रेस्ट करना है, जिस चीज़ को उसके हमेशा मैं अगेंस्ट गया हूँ। अगेंस्ट इसलिए गया हूँ कि मुझे बाद में पता चला है कि नतीजा उस चीज़ का बेहतर रहा है जो कि मैं अगेंस्ट या मुखालिफ गया हूँ। सो वो रिकॉर्डिंग के लिए आ गए, और उसके बाद उन्होंने आते हुए कहा था कि शायद एक एपिसोड करें, लेकिन उन्होंने 2 एपिसोड्स रिकॉर्ड करवाई। कहने का मतलब ये है कि ये इसकी एक और मिसाल ले लीजिए। जिस तरह वो कहते हैं कि कराची जो है, जब भी कराची लिटरेरी फेस्टिवल होता है तो उसके वाले से जब भी उनको कहा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उनका दिल कर रहा होता है कि आप बिल्कुल सकत नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद वो जाते हैं, अपने मन की नहीं मानते, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वो जाते हैं, और जाके जब वापस आते हैं तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस मच बेटर होता है, बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो घर के अंदर रहते। और जितना आप घर के अंदर रहेंगे इतना आपके हैवियर होता जाएंगे, आपकी जो थिंकिंग है या आपकी जो फीलिंग्स हैं, इसकी जो इंतहा है वो तो बहुत ही खौफनाक है। यानी लिटिल बाय लिटिल, थोड़े थोड़े करते आप चीज़ें जो हैं आप कम करना शुरू कर देते हैं। यानी काम और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ, उनको कम करना शुरू कर देते हैं। एक लेवल ये आता है, एक सतह ये आती है कि थोड़ी सी वॉक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनाइज होता है। एक सतह ये आती है कि हो सकता है कि आपको सनलाइट ही अच्छी ना लगे। एक ऐसा लेवल आ सकता है कि आपको बारिश अच्छी ना लगे, फिर मौसमों से आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं आहिस्ता, इसका कोई यानी कंफर्ट जोन का कोई सतह नहीं है। आप जितना इसके अंदर घुसते चले जाएंगे उतना आपके लिए बर्डनाइज होते चली जाएगी। लाइफ जो है उसके बर्डन्स बढ़ जाएंगे, एक चीज़ जो है वो आपको बहुत बुरी नज़र आना शुरू हो जाएगी, लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। सो इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर आपको कोई इस तरह के नफ्सियाती मसाइल हैं तो इसकी जो हीलिंग है वो रेस्ट से नहीं होगी, वो मोशन से होगी। वो आप ये नहीं कह सकते कि आप जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो उससे वो चीज़ें बेहतर होंगी, मोशन से होंगी। वो बेसिकली इस तरह वजूदी फ़लसफ़ा कहता है या एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं कि जिस चीज़ को आपको कर रही हो, प्रॉब्लम कर रही हो, चैलेंज दे रही हो, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करना और निकलना। सो इसी हवाले से जो टूरिस्ट हैं या टूरिज़म है या सियाहत है, वो इसके हवाले से जो नफ्सियाती सेहत है इसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ कि कोई ऐसा टूर नहीं है, चाहे वो बाईसाइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, कोई ऐसा जिससे पहले मैं अपने आप को 1000 दफ़ा ये सर्जनिश नहीं करता कि मैं बैठे बिठाए मुझे क्या ज़रूरत थी ये चैलेंज लेने की। अच्छा वाला घर बैठा हुआ हूँ, किताबें पढ़ूंगा, ये तमाम चीज़ें, मतलब ये है कि उससे निकलने को दिल नहीं करता। लेकिन जब आप एक दफ़ा वो आप निकल जाते हैं, यानी वो बैरियर आपने क्रॉस कर लिया, आपने घर से निकल गया, तो 1 घंटे के अंदर ही आपको एहसास हो जाता है कि ये मैंने कितना अच्छा फ़ैसला किया। और जब वो टूर करके 10-15 दिन के बाद वापस आते हैं तो वो 10-15 दिन आपकी मेमोरी तश्कील हो जाती है ज़िंदगी भर के लिए। और फिर आप अपने इस बात को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि शुक्र है कि मैं उस कंफर्ट जोन के जाल में नहीं आया और मैं निकला और मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए। सो ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह है, हमने फ़्लो हासिल करना होता है, और वो फ़्लो जो है वो हमें मिलता है इस तरह की किसी न किसी हवाले से सरगर्मी से, यानी वो फ़्लो हमें मिलता है मोशन से, रेस्ट से नहीं मिलता। और ये तो हम सियाहत की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें भी आप सोफ़ा मत तोड़िए, सोफ़े के ऊपर मुसलसल मत दराज रहिए, बाहर निकलिए, कम से कम दिन में 10,000 to 12,000-13,000 स्टेप्स ज़रूर कीजिए।
इसके नफ्सियाती असरात तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं, बट इसके जिस्मानी असरात भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर को टूर करने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब आप जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर भी अपने आप को इस तरह बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपकी नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत बेहतर हो सकती है। देखते रहिए माइंड मैटर्स।